उसके बाद आपके लिपिड्स मेटाबॉलिज्म आते हैं। साथ ही साथ इनमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लिसरॉल एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे लिपिड मेटाबॉलिज्म की इंट्रोडक्शन। तो जो लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स बोल सकते हैं हम प्लांट्स या एनिमल्स के शरीर में पाए जाने वाले एक ऑयली या ग्रेसी, तेली तथा चिकनाहट युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की तरह ही लिपिड्स भी आपकी एक यौगिक होते हैं। साथ ही साथ इनमें कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या ऑक्सीजन से अधिक होती है। और प्राणियों के शरीर में जो वसाएं हैं वो एडिपोज टिश्यू जो होते हैं ना, या लिवर, साथ ही साथ बोन मैरो इत्यादि में मेटाबॉलिज्म ईंधन एवं ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रेजेंस होती हैं। लिपिड शब्द का हम बात करें तो सर्वप्रथम प्रयोग किया था ब्लूर ने, एक ब्लूर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। ये क्या होती है, जल में अघुलनशील होते हैं। साथ ही साथ ये कार्बनिक पदार्थ जैसे कि ईथर, क्लोरोफॉर्म या बेंजीन आदि में घुलनशील होते हैं। साथ ही साथ वसाओं के जो हम बोल सकते हैं जल अपघटन में ये फैटी एसिड प्राप्त होते हैं। बात करें कि डेफिनेशन की, परिभाषा किस तरह से होती है, तो इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं कि जीवों में जितने भी उत्पन्न एक प्राकृतिक कार्बनिक यौगिक जो क्या होते हैं, कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं और इनके जल अपघटन से ही फैटी एसिड प्राप्त होता है, वसीय अम्ल प्राप्त होते हैं, जो जीवधारियों के द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं, जिसे हम लिपिड्स कहते हैं, लिपिड्स कहलाता है। अगर इसके शब्द की बात करें, किस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, तो वो है लाइपोज, जिसका अर्थ होता है वसा या वसा के समान। अब बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशंस के, लिपिड्स का वर्गीकरण। तो इसे मुख्यतः 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला आता है सरल लिपिड्स, सिंपल, एंड सेकंड आती है संयुक्त, तीसरी होती है व्युत्पन्न, कंपाउंड लिपिड एंड डेरिवेटिव लिपिड्स। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे सिंपल लिपिड्स की। तो वे विभिन्न अल्कोहल के साथ क्या होते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं वे विभिन्न अल्कोहल के साथ बने जो एस्टर होते हैं वो फैटी एसिड्स होते हैं, ये सिंपल एसिड्स हैं। इनमें सबसे पहला आता है आपका फैट एंड ऑयल्स। फैट एंड ऑयल्स में जैसे हमारे भोजन में कुल 98% लिपिड्स, वसा एवं तेल होते हैं। पौधों और प्राणियों में वसाओं की अधिकांश मात्राएं जो संग्रहित होती हैं वो नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनमें विद्युत आवेश नहीं पाया जाता है। साथ ही साथ रासायनिक रूप से ये 3 जो वशीय अम्लों के अणु के साथ ग्लिसरॉल के एस्टर से बनते हैं। जैसे इसके एग्जांपल ले लें हम सरल लिपिड्स के, तो आपकी ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल के साथ ग्लिसरॉल और वशीय अम्लों के 3 अणुओं से मिल करके जो ट्राइग्लिसराइड बनता है। साथ ही साथ इनके रासायनिक स्तर पर जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं उनको हम प्राकृतिक या वास्तविक वसाएं, जैसे आपने पढ़ी होंगी ना ट्रू फैट्स और न्यूट्रल फैट्स, वो कहलाते हैं। ये इसी एग्जाम्पल है। यदि किसी ट्राइग्लिसराइड में यदि वशीय अम्लों के 3 अणु एक ही प्रकार के वशीय अम्लों के साथ होते हैं तो हम उसे सरल ट्राइग्लिसराइड, साथ ही साथ वशीय अम्लों के यदि जो 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं तो हम उसे मिश्रित या मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। ये इनके एग्जाम्पल है। जैसे जो मीट्स वगैरह होते हैं, मांस, दूध और अंडे प्राणी वसाओं के अंतर्गत आते हैं, जो क्या होते हैं अत्यधिक संतृप्त वशीय अम्ल होते हैं और इनका गलनांक भी उच्च होता है। उच्च असंतृप्त जो वशीय अम्ल होते हैं वो पौधों में उपस्थित वसाओं में पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये एक लिक्विड स्टेट, हम बोल सकते हैं निम्न गलनांक वाले होते हैं। वहीं अगर सिंपल लिपिड्स में दूसरी बात करें तो इसमें भी आता है, वैक्स भी आते हैं, मोम,
ये क्या होते हैं, जो संतृप्त लंबी श्रृंखला होती है लॉन्ग चेन, और असंतृप्त वसी अम्ल होते हैं। साथ ही साथ हम जैसे मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल होते हैं उनके एस्टर होते हैं ये। और हम बात करें मोम के अगर मेल्टिंग पॉइंट की, तो वो क्या होते हैं, हाई होते हैं। ये जल में घुलनशील होते हैं, साथ ही साथ वायुमंडलीय जो ऑक्सीकरण के लिए प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। ये विभिन्न सूक्ष्म जीवों का एक रक्षात्मक आवरण बनाते हैं। और साथ ही ये फर्नीचर एवं जो मोटर कार होते हैं ना, उन पर पॉलिश करने में भी प्रयोग किए जाते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए आएगा बी वैक्स। जैसे हम बात करें वर्टिब्रेट्स में, मोम का जो सिक्रेशन होता है वो त्वची ग्लैंड्स के द्वारा होता है, जो शरीर का एक सुरक्षात्मक स्तर बनाती है, जैसे कि बाल, ऊन, फर इत्यादि में मोम के द्वारा विस्तारित होती है। हम बोल सकते हैं कवरेड होती है। पक्षियों में जो बोलोगे आप प्रिन ग्लैंड होती है या यूरोपाइजल ग्लैंड होती है, उनमें वैक्स का सिक्रेशन होता है। हम बोल सकते हैं मोम का सिक्रेशन होता है जो पक्षियों के पंख को वाटरप्रूफ बनाती है। साथ ही साथ पौधों की जो पत्तियां होती है ना, वो भी मोम के द्वारा ही विस्तारित होती है। हम बात करें दूसरी कंपाउंड लिपिड्स की, संयुक्त लिपिड्स की, तो वे एस्टर जो क्या होते हैं, वसी अम्लों साथ ही साथ अल्कोहल के अतिरिक्त किसी दूसरे रेडिकल के एस्ट्रोफिकेशन के फलस्वरूप बनते हैं, उन्हें हम संयुक्त लिपिड्स कहते हैं। जिसके अंतर्गत बहुत सारे आते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए हम फास्फोलिपिड्स, जो फास्फोलिपिड्स को फास्फोडाइड्स साथ ही साथ फास्फोलिपिड्स भी बोल सकते हैं। साथ ही साथ कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इसकी सेकेंड एग्जांपल आती है आपकी ग्लाइकोलिपिड्स। तो वो भी लिपिड्स के वसी अम्लों के अतिरिक्त यदि वो क्या होते हैं, नाइट्रोजन एवं कार्बोहाइड्रेट्स के रेडिकल्स में प्रेजेंस होती हैं, उनके भी एग्जांपल आ जाएंगे। सेरिबोसाइट्स, जो ये क्या होती है, जो ब्रेन्स की नर्वस टिश्यू होती है ना, उसकी माइलिन शीथ या स्प्लीन पर, या बोल सकते हो अंडे के योग में प्रेजेंस होती है। आपकी सेरिबोसाइट्स के एग्जांपल्स भी आते हैं, केरासिन, फिनोसिन, नॉर्वेन, ऑक्सिनोवोन, साथ ही साथ गैंग्लियोसाइट्स, ये भी आपके सारे कंपाउंड लिपिड्स के एग्जांपल हैं। हम बात करते हैं थर्ड डेरिवेटिव लिपिड्स की। तो इस प्रकार के लिपिड्स का निर्माण हम बोल सकते हैं सरल एवं जो जटिल लिपिड्स होते हैं उनके हाइड्रोलिसिस के फलस्वरूप होता है, जल अपघटन के द्वारा। इसीलिए इन्हें हम प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस कहते हैं, जल अपघटित उत्पाद। ये एनिमल्स एवं प्लांट्स में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल है एस्ट्रोइड। स्टेरॉइड की बात करें तो वो भी वसी अम्ल, इसमें क्या होती है, वसी अम्ल नहीं प्रेजेंट होती है, जो मुख्यतः जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें उत्पन्न होती है। और इसके एग्जांपल होते हैं कोलेस्ट्रॉल। जैसे ऐसे हार्मोन्स बात कर सकते हो, कुछ हार्मोन्स का निर्माण कोलेस्ट्रॉल से होता है ना, तो उसे ही हम स्टेरॉइड हार्मोन्स कहते हैं। कॉर्टिसोन या टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सारे उसके एग्जांपल हैं। टार्पिन्स भी एग्जांपल में आ जाते हैं। अब बात करते हैं हम लिपिड मेटाबॉलिज्म की। उपचय, तो लिपिड या वसा के उपचय का मुख्य स्थान होता है लीवर। यकृत में आप बोल सकते हो सबसे अधिक ऊर्जा का उत्पादन इसी के द्वारा होता है। यदि बोल सकते हो वसा कार्बोहाइड्रेट के समान ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। साथ ही साथ जो लिपिड मेटाबॉलिज्म होते हैं उनको हम इन रूपों में शो कर सकते हैं। सबसे पहले आपकी आती है हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट, वसा का जल अपघटन होता है। दूसरी होती है ग्लिसरॉल का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लिसरॉल। और थर्ड होती है ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वसी अम्लों का ऑक्सीकरण। तो पहले हम बात करें अगर वसा का जल अपघटन का, तो वसा उपचय में सर्वप्रथम जो वसाएं होती हैं वो जल अपघटन के द्वारा जो वसी अम्ल होते हैं वो ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाती है। और यही प्रक्रिया क्या आपकी एडिपोज टिश्यू होती है ना, उनमें शो होती है।
और यह प्रक्रिया एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्ट क्रिया के समान शो होती है। बात करें हम सेकंड हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट की, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लिसरॉल की, तो वसा के जो जल अपघटन के फलस्वरूप बने जो ग्लिसरॉल होते हैं, ग्लिसरॉल का फिर से यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। यह प्रक्रिया लीवर, किडनी, म्यूकोसा, साथ ही साथ मैमिलियर्स ग्लैंड्स होते हैं उनके टिश्यू में पाई जाती है। यहाँ पर ग्लिसरॉल फास्फोरीकरण के द्वारा आपकी ग्लिसरॉल 3 या 3-फॉस्फेट ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट या 3-फॉस्फोग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाती है। फिर ग्लाइकोजेनेसिस के द्वारा ये ग्लाइकोजन का निर्माण करती है, या हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो ग्लाइकोलिसिस होता है उसके द्वारा ये पाइरुविक एसिड में ऑक्सीकृत हो जाती है। और इसी प्रक्रिया में जो फास्फोरीकरण होता है उसके लिए हम यहाँ पे एक अणु एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ यहाँ पे आपकी निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड के द्वारा भी ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन परमाणु द्वारा स्थानांतरित करने पर यहाँ पे 3 एटीपी का निर्माण होता है। हम बोल सकते हैं एटीपी के 3 अणु का निर्माण होता है। साथ ही साथ फास्फोग्लिसरॉल के एक अणु में ग्लाइकोलिसिस के 5 अणु बनते हैं और क्रेब्स साइकिल्स में वही 12 अणु का निर्माण, मतलब बोल सकते हैं हम 12 एटीपी अणु का निर्माण हो जाता है। और यह पूरी प्रक्रिया जो होती है वो 3-फॉस्फोग्लिसरॉल के एक अणु से, वहां पे 3-ग्लिसरॉल के एक अणु से 17 प्रकार के एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अणु शो होते हैं। और यह पूरी ऑक्सीकरण की प्रोसेस में जो फॉस्फोग्लिसरॉल होते हैं उनके टोटली 19 अणु प्राप्त होते हैं। अगर इन्हीं वशीय अम्लों की हम बात करें तो ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड में ये 3 रूपों में हो सकती हैं। सबसे पहला आपका होता है बीटा ऑक्सीकरण, अल्फा ऑक्सीकरण और ओमेगा ऑक्सीकरण। हम पहले बात करें यहाँ पे बीटा ऑक्सीकरण की। बीटा ऑक्सीकरण में क्या होता है, इसे सबसे पहले सन 94 में फ्रेंच नूक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने वशीय अम्ल के ऑक्सीकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिन्हें हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार एक लंबी श्रृंखला वाले जो फैटी एसिड होते हैं ना, वो बी कार्बन पर ऑक्सीकृत होते हैं, जिससे कीटोनिक अम्ल बनता है। और यह एसिटिक अम्ल एक अन्य अम्ल में विघटित हो जाता है, जिससे वास्तविक अम्ल से स्थिर जो कार्बन परमाणु होते हैं वो 2 कार्बन परमाणु उनमें कम हो जाती हैं। कम होने पर जो अम्ल बनता है वो फिर से ऑक्सीकरण के फलस्वरूप वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विघटित हो जाते हैं। ये ऑक्सीकरण की क्रिया तब तक होती रहती है जब तक कि उसमें 4 जो परमाणु वाले अम्ल नहीं बच जाते। जब तक 4 कार्बन परमाणु वाला जो होता है ब्यूटेरिक अम्ल, उसी के अंत में एसिटिल के 2 अणु में ऑक्सीकृत हो जाते हैं और यह एसिटिल आपकी जो विऑक्सीकरण होती है इसका अंतिम उत्पादन होता है। और यह भी क्रिया निम्न तरीके से पूर्ण होती है। सबसे पहले इसमें होता है सबसे पहले इसमें होती है एक्टिवेशन। एक्टिवेशन में ही ऑक्सीडेशन होता है। 2 प्रकार के ऑक्सीडेशन होते हैं, पहला और दूसरा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एक्टिवेशन की। तो इस क्रिया में वसा अम्ल थायोकाइनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में सक्रिय वशीय अम्ल के रूप में जो एसिटिल होती हैं उनमें परिवर्तित हो जाती है। और इस क्रिया में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के साथ साथ आपकी जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है वो भी पार्टिसिपेट करता है। सबसे पहले ऑक्सीकरण की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन फर्स्ट, जिसे आप डीनेचुरेशन भी बोल सकते हो। इसमें क्या होती है, जो एसिल होती है, एसिल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में फैल्विन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड के द्वारा अपचयित हो जाती है
और अल्फा बीटा असंतृप्त जो एसिड होते हैं उनका निर्माण करती है। फिर बात करते हैं हाइड्रेशन की। तो इसमें क्या होते हैं, जो बी एसिड होती हैं उनका एनोल हाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में हाइड्रेशन होता है, उसके फलस्वरूप बी हाइड्रोक्सी एसिड उत्पन्न होते हैं। फिर आपकी ऑक्सीकरण सेकेंड्स में, ऑक्सीकरण सेकेंड्स में जो भी हाइड्रोक्सिल एसिड होते हैं उनका व्युत्पन्न हाइड्रोक्सिल्स जो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप बी कीटो एसिड्स बनते हैं। और इस प्रक्रिया में जो मुक्त हाइड्रोजन होते हैं वो निकोटाइनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। जो आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होती है ना, उसके अंतर्गत यहाँ पे एटीपी के 3 अणु का निर्माण होता है। अब इसके बाद आती है आपकी थायोलाइसिस, या हम बोल सकते हैं थियोलिटिक क्लीवेज। इस प्रक्रिया में जो बी कीटोसिल होते हैं ना, बीटा कीटोसिल, वो थियोलेज, साथ ही साथ ये बीटा कीटोथिलेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में एक अणु एसिटिल और एक अणु एलिल का बनता है। साथ ही साथ इसी सक्रियवशी अम्ल में जो प्रारंभिक वास्तविक अम्ल थे उनका स्थिर कार्बनिक परमाणु से दो कार्बन परमाणु होते हैं वो कम हो जाते हैं, और पूरे प्राप्त सक्रियवशी अम्ल में बी ऑक्सीडेशन की क्रिया में पुनः प्रवेश करके इनके अंत में एसिटिल में कन्वर्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ एसिटिल ये क्या करती है, एसिटिल जो शो बनती है वो एसिटिल क्रैक चक्र में प्रवेश कर जाती है, और जहां पर ये पूर्ण रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में ऑक्सीकृत हो करके ऊर्जा का उत्पादन करती है। अगर बात करें हम अल्फा ऑक्सीकरण की, तो इस प्रकार का ऑक्सीकरण वसी अम्ल के अल्फा कार्बन पर होता है। जैसे कि जो ब्रेन्स होते हैं, टिश्यू होते हैं और पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनमें पाई जाती हैं, और यह प्रतिक्रिया उच्च ऊर्जा वाले जैसे फॉस्फेट का जो निर्माण होता है वो उनमें नहीं हो पाता है। वही बात करें हम ओमेगा ऑक्सीकरण की, तो एक साइंटिस्ट थे वॉर्कडे एवं उनके जो हेल्पर थे, बोल सकते हो आप उनकी ग्रुप थी, उन्होंने सर्वप्रथम वसी अम्लों के ओमेगा ऑक्सीडेशन के बारे में शो किया था, और इसी के सिद्धांत के अनुसार बताया गया था जो ओमेगा कार्बन पर क्या होती है, ऑक्सीकृत होती है। साथ ही साथ इसका उपचय बीटा ऑक्सीकरण के समान ही होता है। और आपकी जो हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होती है उन्हीं की प्रतिक्रिया में ये उत्प्रेरक होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। अगर इनके फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन की बात करें तो जो पैरामेटिक एसिड होते हैं उनके एक अणु के पूरे बीटा ऑक्सीकरण के फलस्वरूप टोटल यहाँ पे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के 129 अणु मुक्त होते हैं। साथ ही साथ इसमें आपके कीटोन बॉडीज भी प्रेजेंस होते हैं। जैसे कीटोन बॉडीज को हम एसीटोन बॉडीज भी कहते हैं। इनके निर्माण की प्रक्रिया की बात करें तो इनके निर्माण की प्रक्रिया कीटोजेनेसिस के द्वारा शो होती है, और यह पूरी प्रक्रिया आपके लीवर में संपन्न होती है।